Hello students, in this video we will cover chapter 10 of mutual fund distributors module. The name of the chapter is risk return and performance of funds. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स और क्या क्या टाइप है, क्या क्या क्राइटेरिया है और हाउ टू मेजर द रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंड्स। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस चैप्टर में। तो जो एसआईडी होता है वो प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस जो ये बताता है कि जो पर्टिकुलर स्कीम है, जो पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, वो उसका इन्वेस्टमेंट एजेंडा क्या है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होने वाला है, स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे वो पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाले हैं, किस तरीके से वो फंड को एलोकेट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको म्यूचुअल फंड को एसआईडी में यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में बतानी पड़ती है। तो उसमें रिस्क को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। तो एक तो है स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स एंड दूसरा है स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स। तो हम सारे ही पढ़ने वाले हैं अलग अलग तरीके से कि किस रिस्क फैक्टर्स के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे रिस्क का एक्सपोजर हमें रहता है। तो सबसे पहले आ रहा है स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स और जनरल रिस्क फैक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट रिस्क सच एज ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला रिस्क रहता है जिसको हम लिक्विडिटी बोलेंगे, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क इंक्लूडिंग द पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है आपका वो पैसा भी डूब सकता है। और देखिए दो तरीके का पैसा हो सकता है, एक तो जो आपने कमाया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो डूब सकता है, दूसरा ये होता है जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया है वो भी डूब सकता है। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया है वो प्रिंसिपल होता है और जो आपने कमाया है वो होता है इन्वेस्टमेंट वाला रिस्क। तो सबसे पहले आ रहा है लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी क्या होती है? इजी बाइंग एंड सेलिंग, तरलता, इजी बाइंग एंड सेलिंग को हम बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। यानी जब आप यूनिट्स को खरीदने गए थे तो वहां पे इजीली अवेलेबल थी और जब आप यूनिट्स को बेचने गए तो वहां पे बायर इजीली अवेलेबल था। तो इजी बाइंग एंड सेलिंग आपको लिक्विडिटी मिलती है, यानी आप अपनी जब मन करे आप उसको इजीली बेच सकते हो और जब मन करे उसको इजीली आप खरीद सकते हो। तो लिक्विडिटी किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ये नहीं कि आपने एक एसेट खरीद लिया और हम बाद में उसको बेच ही नहीं पा रहे जब हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट में आप देखोगे तो इजीली आपको बायर नहीं मिलता है व्हेन यू आर गोइंग टू सेल योर प्रॉपर्टी। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर भी ये प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है, खास करके क्लोज एंडेड स्कीम्स के अंदर, जहाँ पे आपको एक कॉरस्पॉन्डिंग बाइंग पार्टी आपको ढूंढनी पड़ती है या फिर कोई बायर ढूंढना पड़ता है। देन कम्स द इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये किस में आएगा? डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो होती हैं, जितनी भी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स होंगी उनके अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है रहता है। तो क्या कह रहा है? फिक्स इनकम सिक्योरिटी सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट डेरिवेटिव एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। जनरली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जिन स्कीम्स में यानी जिन एसेट्स को आपने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ होता है उनके लिए तो आपको एक डाउनफॉल आ जाएगा। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वहां पे आपने मान के चलेगा 8% इंटरेस्ट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन के चलते 9% या 10% का इंटरेस्ट रेट हो गया तो आपको वहां पे इंटरेस्ट रेट रिस्क आ गया, यानी इंटरेस्ट रेट लॉस हो गया। हाउएवर अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन भी हो गया, मान के चलिएगा इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो गया और इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो गया, तो वहां पे आप बच भी जाओगे क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी हायर इंटरेस्ट रेट पे लगा हुआ था। ठीक है। देन री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये भी हो सकता है कि मान के चलिए आपने प्रॉफिट बुक करा, यूनिट्स को सेल करा, प्रॉफिट बुक किया, यूनिट्स को सेल किया और दोबारा री इन्वेस्टमेंट करने गए तो वहां पे कोई री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिली ही नहीं, तो वो हो गया आपके लिए री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो नाम से ही समझ आ रहा है। सो व्हेन यू आर गोइंग अगेन फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो वो अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिली या फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो गई या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल गई तो आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी वहां पे एप्लीकेबल रहेगा। देन पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को। तो कोई भी एसेट क्लास है अगर वहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है तो वहां पे जो है एसेट क्लास आपका फल फूल पाएगा ही नहीं। चाहे यहाँ पे आप रियल एस्टेट की बात करो तो रियल एस्टेट एनवायरनमेंट भी वहीं पे बढ़िया होता है जहाँ पे पॉलिटिकल सर्टेनिटी होती है और पता है कि वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट होने वाली है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। वहां पे जो पॉलिसीज हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है, वॉलेटाइल पॉलिसीज नहीं है। तो पॉलिटिकल रिस्क से मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए और स्टेबल पॉलिसीज होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ये नहीं आपके
हर दिन हर महीने रूल्स एंड रेगुलेशन किसी इंडस्ट्री को लेकर चेंज हो रहे हैं, तो पॉलिटिकल रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द इकोनॉमिक रिस्क। तो इकोनॉमिक रिस्क एक तरीके का बीटा फैक्टर ही हो गया कि इकोनॉमिक डाउनफॉल, स्लो डाउन, रिसेशन, इस तरीके के रिस्क में तो पूरा कोई भी एसेट क्लास हो ये सबको एक साथ लीड करता है। देन फॉरेन करेंसी रिस्क उनके लिए है जो ऑफशोर फंड्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल फंड्स जो होते हैं, उनके लिए फॉरेन करेंसी का रिस्क रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो भी फंड आपने इंडियन मार्केट से लिया है पहले उसको डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, फिर डॉलर के बाद आप इंटरनेशनली उसको इन्वेस्ट करोगे, तो वहां पे फॉरेन करेंसी रिस्क यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा उनके लिए होगा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है या फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए भी फॉरेन करेंसी स्कीम है, तो फॉरेन करेंसी रिस्क रहेगा। तो द स्कीम में बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द होम करेंसी फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो दोनों ही केसेस हैं, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी फॉरेन करेंसी रिस्क रहते हैं। मान के चलिए वो अपने डॉलर लेकर आया, इंडिया में कन्वर्ट कराया, तो जब इंडिया में कन्वर्ट कराया तो $1 के उन्हें मिले 80 रुपीज, लेकिन जब उनको प्रॉफिट हुआ और वो डॉलर्स में उसको कन्वर्ट कराने जा रहे थे तो वहां पे उनको 80 रुपीज का $1 भी नहीं मिला, तो उनको भी वहां पे एक रिस्क हो गया, वहां पे डॉलर ही अप्रिशिएट कर गया इतना। देन स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक जनरल थे, एक स्पेसिफिक थे। तो स्पेसिफिक क्या हो गया? जो किसी एक पर्टिकुलर स्कीम रिलेटेड स्पेसिफिक रिस्क जो होते हैं, स्कीम रिलेटेड हर एक स्कीम्स के अपने एक रिस्क फैक्टर होता है, तो वो कौन कौन से हैं वो कर देते हैं। तो रिस्क रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो हैं उनसे उनके उनके स्पेसिफिक रिस्क कौन कौन से हैं? दे आर वॉलेटाइल बाय नेचर, आप सबको ही पता है उठापटक होती रहती है स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज के अंदर, एंड प्रोन टू प्राइस फ्लक्चुएशन डेली। Also, the value of the scheme investment may be affected by liquidity, interest rates हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, करेंसी एक्सचेंज रेट, लॉ, पॉलिसी, स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगा, टैक्सेशन लॉ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और अदर डेवलपमेंट। ठीक है, ये कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए नहीं है, ये पूरी मार्केट के लिए ही है, पूरी इक्विटीज में ये एक साथ एप्लीकेबल हो जाता है। रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट सेलिंग एंड स्टॉक लेंडिंग। तो क्या होता है शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट सेलिंग होता है बिना डिलीवरी लिए शेयर को बेचना। इसका मतलब क्या है? सेलिंग शेयर विदाउट ओनिंग इट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। मतलब आपके पास एक शेयर है नहीं, आपके डीमेट अकाउंट में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक शेयर बेच दिया किस लिए कि मान के चलिए आपने सेल किया 100 रुपीज में, आपने ब्रोकर से लोन ले लिया उससे उस शेयर को, और जैसे ही वो शेयर 95 रुपीज में आया तब आपने उसको बाय कर लिया, तो आपने महंगा बेच के सस्ता खरीद लिया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो बात वही हुई, लोग सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं, आपने क्या करा, पहले महंगा बेच दिया फिर उसको खरीद लिया, तो इसको इस केस को हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट माने वो चीज जो आपके पास है ही नहीं, और सेलिंग माने उसको बेच दिया। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ लोन, इट्स अ काइंड ऑफ अ लोन फ्रॉम ब्रोकर and at which you sell it for a higher price and you buy it back at a lower price, और जैसे आप बाय करोगे आप ब्रोकर को ऑटोमेटिकली इसको वापस कर दोगे। ठीक है, और स्टॉक लैंडिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग हुई क्या, किसी ने लैंड करा होगा तभी तो आपने शॉर्ट सेल किया है, तो स्टॉक लैंडिंग एंड शॉर्ट सेलिंग वो हैंड इन हैंड, स्टॉक लैंडिंग में वही होता है, आप किसी से शेयर उधार लेके उसको बेच दोगे और सस्ते दाम पे खरीद के उसको वापस कर दोगे। रिस्क एसोसिएटेड विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। देखिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में क्या होता है, वो रिस्क में क्यों आती है? क्यों? क्योंकि उनके पास इतना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं होती, मान के चलिए डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता कुछ कंपनीज का, कुछ कुछ कंपनीज रिसेंटली में प्रॉफिटेबल होती है, पहले वो लॉस मेकिंग कंसर्न्स होती है, या मान के चलिए कुछ ऐसे सेक्टर्स में होती हैं जो वॉलेटाइल सेक्टर्स होते हैं। हाई ग्रोथ कंपनीज जरूर होती हैं, लेकिन इनके ग्रोथ होते हैं रिगार्डिंग द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर अपकमिंग कैश फ्लोज के रिगार्डिंग आपके इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। और ये होता है जब आप अपकमिंग वर्ड को यूज करते हो तो वहां पे अपने आप में अनसर्टेनिटी आ जाती है, क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। तो ये वो कंपनीज होती हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड ज्यादा होती हैं, लेकिन हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास कुछ नहीं होता, तो रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप। So investment in mid cap and small cap is based on the premise that these companies can increase their earnings at a faster pace. मैं वही बोल रहा था growth के लिए, as compared to large companies and grow into larger and more valuable companies. However, as with all equity investment, there is a risk that such companies may not achieve their expected earnings. मैं वही बोल रहा था कि अगर फ्यूचर में उन्होंने ग्रोथ को एक्सपेक्ट नहीं करी तो वहां पे बहुत बड़ा एक रिस्क आ जाता है, और देयर कुड बी एन अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द मार्केट, बोथ ऑफ विच वे एडवर्सली इफेक्ट द इन्वेस्टमेंट, है ना।
तो फ्यूचर के जो इनके प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हमेशा अनसर्टेन रहते हैं, और एक बार अगर वो नहीं हो तो बहुत बड़ा रिस्क भी एज्यूम आपको करना पड़ेगा। रिस्क एसोसिएटेड विद डिविडेंड, हो सकता है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे। इक्विटीज के केसेस में मान के चलिए आपने रिलायंस में ही, आपके जो एएमसी है उसने रिलायंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, ये सोच के कि ये हर साल 2% 3% का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, लेकिन मान के चलिए एक साल उस ईयर में इन्होंने, रिलायंस की मैनेजमेंट ने डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेरेशन इज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो हो सकता है वो डिविडेंड ना डिक्लेयर करे, अब नहीं किया तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। देन रिस्क एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? लीवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। लीवरेज प्रोडक्ट्स माने कि जिनकी वैल्यूएशन तो होती है बहुत ज्यादा। मान के चलिएगा अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर जो डेरिवेटिव है उसका फ्यूचर वो 8.5 लाख रुपीज का है, जो उसके रियल वैल्यू 8.5 लाख रुपीज है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए यू नीड टू हैव ओनली 1.5 लाख रुपीज। तो ये हाईली लीवरेज होंगे। बचे हुए 7 लाख जो है दैट विल बी फाइनेंस बाय योर ब्रोकर, ऑटोमेटिक फाइनेंस होता है ब्रोकर से। तो इनके साथ ऑटोमेटिकली एक बड़ा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल होते हैं। तो रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है, यानी इस केस में इक्विटीज हो गए। तो इक्विटीज पे आधारित फ्यूचर एंड ऑप्शन है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन हैज द पोटेंशियल टू जनरेट अनलिमिटेड लॉसेस एज वेल एज अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो ये इनहेरेंट नेचर है डेरिवेटिव का। Then talking about the debt funds, so what are the kind of risks that are related to debt funds? Again, reinvestment risk, we have already covered that. Migration risk, migration क्या होता है? जब आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो तो उसको माइग्रेशन रिस्क कहते हैं। यानी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर एक्सपोज टू रेटिंग, आर एक्सपोज टू रेटिंग migration risk which could not impact the price on account of a change in the credit rating. For example, one notch downgrade of an AAA negative rated issuer to a AA positive will hurt the price of the security and vice versa for an upgrade of a AA positive issuer. देखिए माइग्रेशन क्या कह रहा है, ये रेटिंग माइग्रेशन की बात कर रहा है, आर एक्सपोज टू रेटिंग माइग्रेशन। रेटिंग माइग्रेशन का मतलब क्या है? मान के चलिए जब आपने इन्वेस्टमेंट करा था किसी भी कंपनी के डेट फंड के अंदर या डेट या बॉन्ड के अंदर, जब आपने इन्वेस्टमेंट करा आपके एएमसी ने, तो उनकी रेटिंग्स हुआ करती थी AAA। ठीक है, अब ड्यूरिंग दैट टेन्योर मान के चलिए 1 साल या 6 महीने के अंदर एक और रेटिंग आई और उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड करके कर दिया गया AA पॉजिटिव। तो AAA इज बेटर। तो AA पॉजिटिव जैसी करा विच इज इंफीरियर टू द प्रीवियस रेटिंग, तो वो क्या कह रहे हैं? इस चीज को कह रहे हैं माइग्रेशन रिस्क है। अब ऐसे में क्या होगा? AA इज वेरी स्टेबल, या फिर ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन AA पॉजिटिव में क्या हो सकता है कि स्टेबल तो है बट थोड़ा परसेंट चांस है, मतलब 0.5% या 1% चांस है कि ये डिफॉल्ट भी कर दे। तो इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन रिस्क। तो रेटिंग माइग्रेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जितनी भी कंपनी जो डेट इशू करती हैं उनको अपनी रेटिंग करानी पड़ती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो ये असेस करती है कि इस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, क्या ये अपने डेट को सर्विस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, डेट वापस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो उस चीज की रेटिंग है। तो ये रेटिंग मान के चलिए सुपीरियर थी, बाद में इंफीरियर हो गई, तो उस तरीके का माइग्रेशन रिस्क उसको हो जाएगा। देन टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगेन टर्म स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? टर्म्स एंड कंडीशन हो गया या फिर टेन्योर हो गया, ये आ जाएगा टर्म स्ट्रक्चर के अंदर। So the NAV of the scheme units, to the extent that the scheme is invested in fixed income security, will be affected by change in the general level of interest rates. हम मान के चलिएगा डेट फंड में आपने पैसा लगाया, तो जब हमने डेट, आपके एएमसी ने डेट फंड में पैसा लगाया होगा, तब स्कीम, जब टर्म्स एंड कंडीशन अलग थी उस लोन की या फिर उस डेट स्ट्रक्चर की, टर्म्स एंड कंडीशन अलग थी कि मान के चलिए कि 5 साल के अंदर रीपेमेंट हो जाएगी और 5 साल तक हम 10% का इंटरेस्ट रेट देंगे। अब मान के चलिए 2 साल बाद कंपनी ने क्या बोला कि ये जो कंडीशन है 10% की, हम ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे, हम 8% दे सकते हैं, और 5 साल से बढ़ा के आप इसको कर दो 7 साल। इसका मतलब हो गया टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो यानी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे चेंज हुई है, इंटरेस्ट रेट भी चेंज हुआ है और कंडीशंस भी चेंज हुई है। तो इस तरीके के डेट फंड के अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स भी आपकी रह सकती है ना। So the when interest rate declines, the value of a portfolio of fixed income securities can be expected to rise. Conversely, when interest rate rises, the value of portfolio of fixed income securities can be expected to decline. क्रेडिट रिस्क आपको पता ही है कि जब आपकी कंपनी पैसे वापस ना दे तो वो हो जाएगा क्रेडिट रिस्क। मान के चलिएगा आपने आपके एएमसी ने
म्यूचुअल फंड वालों ने रिलायंस में पैसा लगाया, रिलायंस के डेट में लगाया पैसा और रिलायंस ने डिफॉल्ट कर दिया, रिलायंस ने डिफॉल्ट कर दिया, तो आपका प्रिंसिपल भी जो है खतरे में आ जाएगा। तो इस तरीके का क्रेडिट रिस्क हमेशा रहता है। आपका प्रिंसिपल वापस ना मिलना या फिर इंटरेस्ट वापस ना मिलना, इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट रिस्क। फिर उसके बाद फिक्स्ड रिस्क एसोसिएटेड विद फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज। फ्लोटिंग रेट कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, जो दो तरीके के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट्स एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स। फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं? जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। जो कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन के घटने से इंटरेस्ट रेट्स घट जाते हैं, उनको हम फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से रिस्क हैं? तो सबसे पहले आ गया स्प्रेड रिस्क। तो इसका क्या मतलब है? इन अ फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटी द कूपन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ स्प्रेड और मार्कअप ओवर द बेंचमार्क रेट। अब मान के चलिएगा एक बेंचमार्क रेट था 7% का, अब ये किसका हो सकता है? ये एफडी का भी हो सकता है। एफडी का ही मान लेते हैं कि हमारे 7% एफडी पे मिलता ही है, तो मान के चलिए ये हमारा हो गया बेंचमार्क रेट। तो बेंचमार्क से इन्होंने क्या बोला कि आपको 2% पे हम बेंचमार्क के ऊपर 2% के ऊपर हम आपको डेट इशू कर देंगे, यानी 9% का हो गया। तो यहाँ पे मार्कअप हो गया। इन द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी दिस स्प्रेड में मूव एडवर्सली लीडिंग टू अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। अब मान के चलिए ये जो 2% का मार्कअप है, ये कल को अगर 1% का हो गया तो आपको 1% का लॉस हो जाएगा। और कन्वर्सली ये भी हो सकता है कि ये 2% से बढ़ के 3% भी हो जाए, तब आपको वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो स्प्रेड रिस्क है, ये ओवर एंड अबाउट बेंचमार्क जो आपने परसेंटेज डिफाइन किया हुआ है, उस स्प्रेड के अंदर जब डिफरेंस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड रिस्क। तो लीडिंग टू अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, द यील्ड ऑफ द अंडरलाइंग बेंचमार्क माइट नॉट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट द स्प्रेड ऑफ द सिक्योरिटी ओवर द अंडरलाइंग बेंचमार्क माइट इंक्रीज लीडिंग टू अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, है ना। तो 2% के अंदर अगर चेंज आ गया, बेंचमार्क के ऊपर जो भी चेंज आएगा, उसकी वजह से आपको उसको हम बोलते हैं स्प्रेड रिस्क। Then comes the basis risk. The underlying benchmark of a floating rate security or a swap might become less active or may cease to exist and thus may not be able to capture the exact interest rate movements leading to a loss of the value of the portfolio. अब क्या बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि उसकी जो ट्रेडिंग है वो रुकी जाए और बायर और सेलर को ना मिले, उसकी वजह से वो लेस एक्टिव हो जाए और यहाँ पे फिर आपको एक और रिस्क को झेलना पड़ेगा। Then again comes risk factors associated with repo transaction in corporate bonds. अब इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है? The scheme may be exposed to counterparty risk in case of repo lending transactions in the event of the counterparty failing to honor the repurchase agreement. However, in repo transaction, the collateral may be sold and a loss is realized only if the sale price is. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.